प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल विक्रम सिंह आपके सामने इकोनॉमिक्स की ये प्यारी सी क्लास लेकर के उपस्थित हूं जो आपके एग्जाम के प्रेशर को कम करती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय समष्टि के परिचय वाले टॉपिक से, और वो टॉपिक है क्षेत्रक। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रक, यूं कह ले कि जो इकोनॉमिक्स को गति देते हैं वे तत्व क्षेत्रक कहलाते हैं। वे सेक्टर जहां पे बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। मतलब अगर हम अर्थव्यवस्था को गति देने वाले तत्वों की बात करें तो वो 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। सबसे पहला है फैमिली सेक्टर, दूसरा है आपके सामने फर्म या उद्योग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ हो जाता है एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र। ये चारों क्षेत्रों पे हम चर्चा करेंगे जहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, 2 नंबर वाले भी, 2 अंक वाले भी, और साथ ही साथ 5 नंबर में संपूर्ण समष्टि के क्षेत्रक अगर व्याख्या करने के लिए दी जाती है तो ये 5 अंक का बन जाता है। आइए इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है कि फैमिली सेक्टर मतलब पारिवारिक क्षेत्रक। क्षेत्रक मैंने जैसा कि पहले बताया कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जिन तत्वों की चर्चा की जाती है, जिन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वह तत्व क्या है, वो एलिमेंट क्या है, वह है क्षेत्रक। तो वह तत्व क्षेत्रक कहे जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, मैंने नाम दिया पारिवारिक क्षेत्रक, फर्म या उद्योग क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक और बाह्य क्षेत्रक। अब देखो, अगर हम पारिवारिक क्षेत्र को डिटेल में एनालिसिस करें तो हमारे पास के 3 काम आ जाते हैं। इसके फंक्शन जो हैं वो 3 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ फैमिली सेक्टर। अब फैमिली सेक्टर के सबसे पहला काम क्या होता है, उत्पादन के साधनों की आपूर्ति। अब आप सोचेंगे कि उत्पादन के साधनों की आपूर्ति किसे, तो भाई ये फर्म को की जाती है, उत्पादन के साधनों की आपूर्ति। अच्छा, क्या क्या होते हैं साधन, तो आप जानते हो कि इसमें हम श्रम की आपूर्ति करता है फैमिली सेक्टर। भूमि अगर है तो किसान अपनी भूमि देता है उद्योग लगाने के लिए। अगर उसके पास कुछ न कुछ पूंजी है तो पूंजी देता है। और भाई परिवार का ही कोई लाल होगा ना, टाटा जी भी परिवार से ही थे, परिवार से ही तो आते हैं, तो ये अपनी पूंजी भी लगा देते हैं। यही लोग, यही उद्योगपति बनते हैं, यही श्रमिक बनते हैं, यही डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर बनते हैं। तो पूंजी के बाद में फिर इसमें होता है कि भाई उद्यमी की बात करते हैं। उद्यमी का मतलब होता है उद्यमी भी यही देता है जो रिस्क उठा पाए। और ये 4 प्रकार के जो फैक्टर होते हैं महत्वपूर्ण, आप एक फैक्टर और भी लिख सकते हो, भूलना नहीं चाहिए, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कच्चा माल। भाई बिना कच्चे माल की आपूर्ति के कोई भी फर्म उत्पादन नहीं कर सकती है। तो ये 4 बड़ी चीजें पारिवारिक क्षेत्रक किसको, फर्म को देता है। अब इन सब में आपस में म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, अन्योन्य क्रियाएं चलती रहती हैं, आंतरिक संबंध भी होते हैं। उपभोग, उपभोग भी करता है। कौन करता है भैया, यही फैमिली सेक्टर उपभोग का भी काम करता है। मतलब जो फर्म ने वस्तुएं बनाई और जो सेवाएं प्रदान कर रहा है, उन सेवाओं और उन वस्तुओं को, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, इन दोनों को यूज करने का, उपभोग करने का भी काम फैमिली सेक्टर ही करता है। अब उसमें बच्चे हो जाते हैं, मध्यम वर्ग मतलब युवक वर्ग भी हो जाता है, प्रौढ़ावस्था जिसको कहते हैं, वृद्ध भी हो जाते हैं। 2 अलग अलग सेक्टर और भी डिवाइड है, पुरुष और महिला। मतलब ये कुल मिलाकर के आप चाहे जेंडर के आधार पे देखो, चाहे आयु के आधार पर देखो, ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, फिर आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, पैसे के आधार पे देखो, लेकिन इनका कुछ ना कुछ अपनी नीड होती है। कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए, भाई किसी को पीड़ा है तो दवा ले रहा है। अगर ये दवा भी ले रहा है तो दवा कंपनी बना के दे रही है। ब्रेड खा रहा है तो ब्रेड कंपनी बना के दे रही है, कोई फर्म बना के दे रहा है। अगर शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं प्यारे साथियों, तो ये एक फर्म है, एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, एक संस्थान है जो आपको शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। एक इंडस्ट्री ही होती है जो आपको स्टेशनरी की वस्तुएं आपको देती है, लेकिन आप उसका उपयोग करते हो। तो जो भी जैसा भी जहां भी है, जिस परिस्थिति में, वो किन्हीं ना किन्हीं वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जरूर करता है, और ये फैमिली सेक्टर ही होता है। ठीक, चलिए भाई,
अब फिर इसके बाद में आते हैं कि फैमिली सेक्टर एक काम और करता है, उसे कहते हैं करदाता। करदाता का काम भी करता है, मतलब हमसे याद कर लो कि जीएसटी ली जाती है कि नहीं ली जाती है। तो जीएसटी देने का काम कोई कौन करेगा? जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्रत्यक्ष करों का एक समूह है, तो ये देगा अगर हम वस्तु और सेवाएं ले रहे हैं तो। लेकिन इसका एक पॉइंट और बच जाता है, जिसकी आय हो रही है, जिसकी आमदनी हो रही है, जो सर्विस सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में जिनकी अधिक आय हो रही है, वो लोग भी आयकर देते हैं, संपत्ति कर देते हैं, और ये प्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। ठीक, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों को भी देने वाला कहीं ना कहीं फैमिली का ही बंदा होता है, सदस्य होता है। ये हो गए उत्पादन के साधन की पूर्ति, उपभोग और करदाता के रूप में परिवार की भूमिका आपने देख ली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन के काम अगर आ जाते हैं कि भाई उत्पादन का कार्य, वितरण का कार्य करदाता के रूप में काम करता है, तो फर्म करता है। फर्म क्या क्या काम करेगा बेटा? उत्पादन का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, साथ ही साथ एक्सचेंज का भी काम करता है, विनिमय का भी काम करता है, और करदाता के रूप में ये भी जाना, इस पर भी टैक्स लगाती है कौन? सरकार लगाती है। आगे बढ़े तो उत्पादन के काम में भाई ये जो साधन लेगा, उन साधनों से क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, साधनों से क्या करेगा? उत्पादन करेगा। क्या करेगा? उत्पादन करेगा। और साधन कौन थे? श्रम, भूमि, पूंजी के आधार पर ये उत्पादन करता है, वस्तु और सेवाएं बनाता है। और जिन वस्तु और सेवाओं को, वस्तु प्लस सेवाओं को कौन लेता है अपने पास? वस्तु और सेवा को कौन ग्रहण करता है? तो वस्तु और सेवा को ग्रहण करता है परिवार का बंदा, वस्तु और सेवाएं बनाता है। अब वस्तु और सेवाएं बाजार तक कैसे पहुंचे, इसके लिए ये वितरण का काम करता है, परिवहन का भी काम करता है, परिवहन भी करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, परिवहन के द्वारा बाजार पहुंचाता है, और बाजार से अगर ये पैसा प्राप्त करता है, जिनको माल देता है अपना वस्तु या सेवा, उनसे पैसा प्राप्त करता है, ये विनिमय की भी क्रिया करता है, विनिमय हो जाएगा, विनिमय की क्रिया हो जाती है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के परिवहन और विनिमय के द्वारा ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाता है। ये है फर्म, आपका उद्योग क्षेत्र कहते हैं। फिर करदाता का भी काम, क्या आप बता पाएंगे प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस प्रकार का टैक्स उद्योग या फर्म के ऊपर लगाया जाता है, जल्दी जल्दी बता दूं। प्यारे साथियों, ये होता है निगम कर, कारपोरेट टैक्स। उत्पादन करने पर यह टैक्स लगाता है, और ये काम, ये टैक्स देने का काम किसको हो जाता है? फर्म का हो जाता है। तो आप ये देख रहे हो, जो जो ये डिमांड कर रहा है वो ये सप्लाई कर रहा है। हम आगे की अपनी वीडियो में आपको एक बढ़िया सी वीडियो बना के देंगे कि चक्रीय प्रवाह क्या होता है, और चक्रीय प्रवाह को समझना यहां से भी आसान हो जाएगा कि फैमिली सेक्टर ने जो उत्पादन के साधन दिए, इसके हेल्प से इसने उत्पादन किया, वितरण कर दिया। अब इसने श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी के आधार पर इन्होंने इनको भी कुछ चीजें पारितोषिक दी, और वो पारितोषिक पाकर के खुश हो गए, और फिर उन्होंने उपभोग कर डाला, जो ये वस्तुएं और सेवाएं बनाए, फिर वो पैसा इनके पास पहुंच जाता है। इस तरीके से चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। इसकी डिटेल क्लास हम लेकर के आएंगे। फिर अब आता जाती है सरकार और बाह्य क्षेत्र की। पहला और दूसरा सेक्टर आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब सरकार और बाह्य क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं। अगर हम सरकार की बात करें, सरकारी क्षेत्र की बात करें, तो सरकारी क्षेत्र के 3 काम हो जाते हैं, कर, कानून और कल्याण। क्या क्या बेटा? कर, कानून, कल्याण, यही याद करके चले जाना, ऐसे ही लिख के चले आना। आपको 5 नंबर आपका फिक्स है। अगर कोई एक सेक्टर पूछता है तो आप ऐसे लिख देना बाह्य क्षेत्र में, आपसे सरकारी पूछता है आप ऐसे लिख देना, 2 नंबर आपके फिक्स है। लेकिन इस तरीके का आपके पास एक माइंड मैप, माइंड सेटअप होना चाहिए। कर मतलब, अब भाई ये प्रत्यक्ष कर भी लगाएगी और अप्रत्यक्ष कर भी लगाएगी, डायरेक्ट टैक्स भी लगाएगी, और अप्रत्यक्ष कर लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स। आप बताएं अप्रत्यक्ष करों के समूह को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर अब किस रूप में सरकार लेती है? इनडायरेक्ट टैक्स, इसको जीएसटी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को लगा करके अपने सारी आर्थिक क्रियाओं को, देश की पूरी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को क्या करती है? सुचारू रूप से संचालित करती है, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, पूंजी के आधार पर। क्लियर? फिर दूसरी बात है कि कानून की बात की जाती है। कानून का मतलब होता है, इसका उद्देश्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सुरक्षा। कानून के आधार पर आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, जैसे कंज्यूमर फोरम है, ठीक है। अब
उस कंज्यूमर फोरम में अगर आपसे थोड़ा सा भी नकली सामान, नकली उत्पाद बना करके या धोखाधड़ी हो जाती है, विनिमय में, एक्सचेंज में, बाजार अगर धोखाधड़ी करता है, दुकानदार करता है, तो आपके सारे मामले इन्हीं कानूनों के तहत इसी फोरम में चलते हैं। ठीक, जागो ग्राहक जागो वाली बात आपके सामने आ जाती है, याद होगी। कल्याण की बात क्या होती है? ये डीपीएसपी के आधार पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कहीं ना कहीं क्रियान्वित करने के लिए, उसे धरातल पर उतारने के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए ये योजनाएं बनाती है। क्या बनाती है सरकार? योजनाएं। योजनाएं कहाँ बनाई जाती हैं भाई? एक बार कमेंट करके बताओ। योजनाएं आखिर में सरकार कहाँ बनाती है, कहाँ लिख करके देती है योजना हम बना रहे हैं? तो ये देती है बजट में। तो बजट बनाने का काम ये करती है, तो उसके तहत ये बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। मतलब सरकार 3 काम कर रही है, एक कर का, एक कानून का और एक कल्याण का। कर, कानून, कल्याण का काम सरकारी क्षेत्र के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब न्याय के लिए अगर आप जाते हो तो सरकार का दरवाजा, मतलब न्यायालय, उसकी एक बॉडी है, अथॉरिटी है, उसके पास आप जाते हो, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो जाती है। ठीक, अब बात आता है चौथे क्षेत्र की। चौथे क्षेत्र में क्या क्या चीजें देखने को? तो निर्यात है, आयात है और पूंजी प्रवाह है। निर्यात का मतलब हो गया कोई एक देश, मान लो एक कंट्री है, किसी दूसरे देश को वस्तु और सेवाओं का आपूर्ति करे। किसकी? वस्तु और सेवाओं की अगर आपूर्ति करता है एक देश विदेश को, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश को वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करे तो उसे हम निर्यात कहते हैं। किंतु अगर यहां देखा जाए आयात को, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं की मांग करता है, एक देश दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं की मांग करता है, ठीक है, किसकी? किसकी? वस्तु और गुड्स की एंड सर्विसेज की अगर मांग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। एक देश दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं की अगर मांग करे तो उसे हम क्या कहेंगे? अब यहां पैसों का पेमेंट करना होता है, इसलिए आयात निगेटिव पॉइंट में गिना जाता है। अब यहां अगर हम आपूर्ति की बात करें, निर्यात की बात करें, तो निर्यात से हमारे पास क्रेडिटेड होता है, पैसा आता है, यह अच्छा माना जाता है व्यापार संतुलन के लिए। अब पूंजी प्रवाह पे अगर हम आते हैं, तो पूंजी प्रवाह का मतलब होता है कि भाई फ्लो ऑफ कैपिटल। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जान सकते हो, धन प्रेषण। ठीक है, धन प्रेषण, और धन प्रेषण के मामले भारत प्रथम स्थान रखता है। यह आप ध्यान रखिएगा। इंडिया का कौन सा स्थान है बेटा? इंडिया का फर्स्ट रैंक है। मतलब भारत के गए हुए लोग बाहरी देशों में सबसे ज्यादा भारत को धन देते हैं। तो ये तो पूंजी प्रवाह का एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन पूंजी प्रवाह में और क्या क्या आएगा? तो आप पढ़ते हो FDI निवेश आता है, और FPI आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो इसके प्रकार हो जाते हैं। तो पूंजी प्रवाह में पूंजी का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? पूंजी का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम पूंजी प्रवाह कहते हैं। अब आदान प्रदान करने में मैंने 2 बड़े फैक्टर बताए, एक तो FDI फॉरेन डायरेक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है। ये 2 प्रकार से होते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको धन प्रेषण बता दिया। आई होप आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, और इससे आपके 5 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ये क्लास आपके परीक्षा के, आगामी परीक्षा के दबाव को भी कम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। आपका दिन शुभ हो।